हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीबीसी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के एक ऐसे रूल के बारे में जिसकी वजह से कई बार टीम सिलेक्शन क्रिकेट से ज्यादा पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की डिबेट बन जाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 देखते ही लोग रन्स और विकेट से पहले व्हाइट और नॉन व्हाइट प्लेयर्स काउंट करने लगते हैं? या फिर 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन याद है जब इन फॉर्म व्हाइट प्लेयर काइल एबर्ट को बाहर बिठाकर इंजरी से वापस आए वर्नन फिलेंडर को खिलाया गया। बाद में रिपोर्ट सामने आई कि सिलेक्शन पर ट्रांसफॉर्मेशन टारगेट्स का प्रेशर था। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन टारगेट्स क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी क्या होती है, इसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन उस वक्त इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि एबी डिविलियर्स और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के बीच तक तनाव की बातें सामने आई। बाद में एबी डिविलियर्स ने अपने एक पॉडकास्ट में कहा कि वो उस वक्त उस सेमीफाइनल में काइल एबर्ट को प्रेफर करना चाहते थे वर्नन फिलेंडर के ऊपर, लेकिन बोर्ड ने इसकी इजाजत नहीं दी और उन्होंने ये भी बताया कि यही उनकी मेन वजह बनी क्रिकेट से रिटायरमेंट की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में ऐसा सिस्टम आया ही क्यों? इसके जवाब क्रिकेट में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में छुपा हुआ है। 1948 से 1994 तक साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड नाम का एक रेशियल सिस्टम था। इस सिस्टम में लोगों को उनके स्किन कलर के बेसिस पर अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया था। व्हाइट माइनॉरिटी के पास ज्यादा पावर, ज्यादा रिसोर्सेज और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, जबकि ब्लैक अफ्रीकन्स और दूसरे नॉन व्हाइट कम्युनिटीज को बेसिक राइट्स और अपॉर्चुनिटीज से दूर रखा गया था। और जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट पर भी अपार्थाइड का पूरा असर देखने को मिलता था। व्हाइट क्रिकेटर्स को बेस्ट फैसिलिटीज, कोचिंग और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स मिलते थे, जबकि ब्लैक अफ्रीकन, कलर्ड और इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स के पास वही अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और नतीजा ये हुआ कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कई साल तक व्हाइट प्लेयर्स डोमिनेटेड ही रहा। 1994 में अपार्थाइड खत्म हुआ, लेकिन नई गवर्नमेंट और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या सिर्फ लॉ बदलने से 40 साल की इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी? इसी सोच के साथ साउथ अफ्रीकन ने ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी शुरू की। इसका मकसद था उन कम्युनिटीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना जो अपार्थाइड के दौरान पीछे रह गई थी। इसी रूल के मुताबिक प्रोटियाज यानी नेशनल क्रिकेट टीम ऑफ साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में पूरे सीजन के एवरेज पर कम से कम 6 प्लेयर्स ऑफ कलर होने चाहिए। 6 प्लेयर्स ऑफ कलर का मतलब है ब्लैक अफ्रीकन्स, इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स या बाकी साउथ अफ्रीकन्स जो नॉन व्हाइट्स हैं, जिसमें से 2 ब्लैक अफ्रीकन प्लेयर्स का प्लेइंग 11 में होना कंपलसरी है। ये सिस्टम डोमेस्टिक लेवल पर भी लगातार नए ब्लैक टैलेंट को ग्रास रूट और टाउनशिप से निकालकर टॉप लेवल क्रिकेट तक पहुंचाने के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। बहुत से लोग समझते हैं कि साउथ अफ्रीका को हर मैच में 6 प्लेयर्स ऑफ कलर खिलाना पड़ता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हर मैच में 6 प्लेयर ऑफ कलर खिलाना जरूरी नहीं है। किसी मैच में वो 3 भी खिला सकते हैं, 4 भी, 5 भी और 6 भी। लेकिन इन सारे मैच को मिलाकर एवरेज 6 का निकलना चाहिए। यानी एक सीजन, टूर्नामेंट या सीरीज में टोटल कितने नॉन व्हाइट खिलाड़ी खेले उसका परसेंटेज 60% आना चाहिए। दूसरा तरीका स्क्वाड सिलेक्शन है। मान लीजिए 15 मेंबर स्क्वाड में 8 या 9 प्लेयर्स ऑफ कलर है। हर मैच में उनमें से सब नहीं खेलते क्योंकि प्लेइंग 11 सिर्फ 11 प्लेयर्स की होती है, जो कुछ बेंच पर रहते हैं, कुछ रोटेशन में आते हैं। इसलिए बोर्ड के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन सिर्फ प्लेइंग 11 में नहीं बल्कि पूरे स्क्वाड में भी होनी चाहिए। बोर्ड का कहना होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैच में नहीं बल्कि पूरे सीजन, पूरे सिस्टम के हिसाब से जज किया जाना चाहिए। और इसी वजह से आज भी साउथ अफ्रीका की टीम अनाउंस होते ही लोग स्कोर बोर्ड से पहले प्लेयर्स की रेस काउंट करते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में टीम सिलेक्शन सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि हिस्ट्री, क्वालिटी और मेरिट के बीच चल रही एक लंबी डिबेट का हिस्सा है।